Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. My name is Saad and I have been working as a Web3 and blockchain content creator for the last 2 years with 10f.io, and this video is all about क्या BTC 2024 में 100K के लेवल को सरपास करेगा या नहीं. So let's find it out in this video. ओके, सो बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस वीडियो, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो मार्केट्स काम किस तरीके से करती हैं और हम ये किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन से कॉइन की प्राइस कब ऊपर जाएगी, कितना ऊपर जाएगी और कहाँ पे जाके लाई करेगी. सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सिंपल सा एक बिजनेस समझना पड़ेगा. सो आप दुनिया में किसी भी किस्म का बिजनेस अगर कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि देयर इज़ अ सप्लायर जो कि उस प्रोडक्ट की मांग को पूरा करता है एंड देयर इज़ अ डिमांड जिसकी वजह से सप्लायर मौजूद है. ठीक है, तो अगर किसी भी चीज़ के अगर हमारे पास सप्लायर्स ज़्यादा हैं और उसकी हमारे पास डिमांड कम है तो इवेंचुअली जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो हमेशा कम होगी मार्केट में. और अगर हमारे पास किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए लेकिन उसके सप्लायर्स कम हैं तो उस डिमांड को मीट करने के लिए सप्लायर ज़्यादा काम करेगा. तो उस डिमांड को मीट करने के लिए होता क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू या उसकी प्राइस हमारे पास फॉर द टाइम बिंग बढ़ जाती है. तो क्रिप्टो के अंदर भी सेम चीज़ मौजूद है. अभी दुनिया में हमारे पास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको बिटकॉइंस चाहिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बिटकॉइंस मौजूद हैं. तो जो बिटकॉइन जिनके पास मौजूद हैं दे आर द सेलर्स और जिनको चाहिए दे आर इन हियर फॉर द डिमांड्स. तो अगर हमारे पास डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सेल करने वाले कम होंगे तो हमारे पास बिटकॉइन की प्राइस हमेशा ज़्यादा होती रहेगी. और अगर हमारे पास सेलर्स ज़्यादा आ जाएंगे और डिमांड कम हो जाएगी तो हमारे पास बिटकॉइन की प्राइस में हम देखेंगे कि फॉल आना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो ये जो डिमांड होती है हमारे पास बिटकॉइन की, ये किस तरीके से बढ़ती है या इसको किस तरीके से बढ़ाया जाता है, हम आज इसके फैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं. तो अभी जो हमारे पास करंट सिनेरियो मौजूद है वो है हमारे पास दो फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि बिटकॉइन के प्राइसेस को प्रेडिक्ट कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज़ द बिटकॉइन स्पॉट ETFs एंड द सेकेंड वन इज़ द बिटकॉइन हाल्विंग. ये दोनों काम अभी ऑलरेडी हो चुके हैं. हमारे पास जो स्पॉट ETFs हैं जनवरी के शुरू के अंदर ही US के अंदर तकरीबन 9 के करीब ETFs अप्रूव हो चुके हैं. उसके बाद फिर अभी हमने देखा है कि हाल्विंग आई है अप्रैल के अंदर. तो अब हम बात करते हैं कि ये हाल्विंग क्या चीज़ होती है और ये स्पॉट ETFs से किस तरीके से हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अभी बिटकॉइन की प्राइस ज़्यादा होगी या कम होगी. तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ताकि हम इसको डिटेल से पढ़ सकें. ओके, सो हमने बिटकॉइन की चार्ट, सबसे बेहतर तरीका है कि हम बिटकॉइन के चार्ट से शुरू करें. अगर हमने हाल्विंग समझनी है तो हम कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं एंड हेयर वी कैन सी द चार्ट ऑफ बिटकॉइन फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड्स. समझने के लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि बिटकॉइन का ट्रेंड अब तक कैसा रहा है. कि पहले हम बात करते हैं हाल्विंग की. तो हाल्विंग को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन अब तक किस तरीके से, उसके ट्रेंड ने किस तरीके से काम किया है, बिटकॉइन का नैरेटिव किस तरीके से बिल्डअप हुआ है हाल्विंग के अराउंड. तो हम पहले उसकी बात कर लेते हैं. द फर्स्ट बिटकॉइन हाल्विंग वॉज हैपन एंड ऑन 28 ऑफ नवंबर 2012. और उसके करीब जब हम बिटकॉइन की प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बिटकॉइन फर्स्ट हाल्विंग के अराउंड हमारे पास था तकरीबन $12 का एक बिटकॉइन था. और बिटकॉइन की हाल्विंग हुई है नवंबर के अंदर और इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है विच इज़ अराउंड $1000. उसने बनाया है 2013 दिसंबर के अंदर. सो एग्जैक्टली एक साल लगा बिटकॉइन को हाल्विंग के बाद से लेके ऑल टाइम हाई बनाने में. और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर डंप आता है. डंप में जो बिटकॉइन होता है वो हम ऑल टाइम लो बनाता है हाल्विंग के बाद वाला विच इज़ $200 पे आ गया था बिटकॉइन. उसमें भी तकरीबन उसको एक साल लगा क्योंकि दिसंबर 2013 को इसने ऑल टाइम हाई बनाया था. उसके बाद फिर ऑल टाइम लो इसने बनाया है फर्स्ट हाल्विंग के बाद. एक साल लगा उसको टिल द स्टार्ट ऑफ सेकंड हाल्विंग जो कि हमारे पास आई है ठीक 4 साल के बाद विच इज़ 7 जुलाई 2016, जहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो अराउंड $679 थी. और उसके बाद बिटकॉइन ने अपनी ऑल टाइम हाई बनाई है. ठीक एक साल के बाद बिटकॉइन ने अपनी ऑल टाइम हाई बनाई है विच इज़ अराउंड $19,000 जो कि हमारे पास एक साल के एग्जैक्टली अरसे के बाद हमें मिली है. तो सेकंड हाल्विंग में भी हमने वही चीज़ देखी जो फर्स्ट हाल्विंग के बाद थी कि फर्स्ट हाल्विंग के एक साल के बाद बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया था. फिर सेकंड हाल्विंग के बाद भी बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया है. फिर उसके बाद वही अगेन हमें डंपिंग नज़र आई बेरिश मार्केट की. उसने भी तकरीबन 1-1.5 साल लगा बिटकॉइन को हाईएस्ट प्राइस से लोएस्ट प्राइस पे आने में. 2018 के मिड में इट वाज अराउंड $3,000 समथिंग. और उसके बाद फिर क्या हुआ हमारे पास मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल किया है
बिफोर द थर्ड हाल्विंग, और उसमें प्राइस हमारे पास साइडवेज में रही है, थोड़ी सी ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। थर्ड हाल्विंग हमारे पास आई है 2020 के अंदर 11 मई को, और उस वक्त जो बिटकॉइन की प्राइस थी हमारे पास अराउंड 9000 चल रही थी, और ठीक थर्ड हाल्विंग के तकरीबन 12 या 13 महीने के बाद बिटकॉइन हैज़ मेड अराउंड 64,000 विच इज़ द ऑल टाइम हाई टिल देन। और 2020 में हाल्विंग हुई है मई के अंदर, और ठीक 1.5 साल के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि नवंबर के अंदर हम बिटकॉइन की ऑल टाइम हाई देखते हैं विच इज़ अराउंड 64,000। सो इस बार का ट्रेंड भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इस बार एक चीज़ ये हुई है हमारे पास कि बिटकॉइन ने अपना अब तक का ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बना दिया है विच इज़ 74,000, और वो हाल्विंग से पहले बनाया है बिटकॉइन ने। अच्छा, हाल्विंग से पहले बिटकॉइन ने ऐसा आज तक की बिटकॉइन की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि उसने ऑल टाइम हाई अपना बनाया हो हाल्विंग से पहले। हाल्विंग के 1-1.5 साल के बाद बनाता है हमेशा, और उसके बाद फिर डंपिंग आती है। लेकिन इस बार ऐसा क्या स्पेशल हुआ जिसकी वजह से बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। ऑल टाइम हाई बनाने का मतलब ये कि बिटकॉइन ने अपनी हाईएस्ट प्राइस पे जाके हिट किया है। और हम अभी शुरू में वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी कॉइन हो अपना हाई कब बनाता है, उसकी रेंज ऊपर कब जाती है, प्राइस ऊपर कब जाती है, जब उसकी डिमांड बढ़ती है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस इतनी डिमांड बढ़ गई बिटकॉइन की कि उसकी प्राइस एकदम से हाल्विंग से पहले, जो कि आज तक नहीं हुआ, लेकिन बिटकॉइन के हाल्विंग से पहले उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया विच इज़ $74,000। इट इज़ इनसेन। 2012 में इट वॉज अराउंड $12। अगर आप उस वक्त $12 का एक बिटकॉइन ख़रीद सकते थे तो वो आज इस वक्त $74,000 का होता। और अगर अभी हम मार्केट की बात करें तो इट वॉज अराउंड $57,000। तो ऑल टाइम हाई से पहले ऐसा क्या हुआ कि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया। और अगर वो ऐसा ट्रेंड शो कर सकता है हाल्विंग से पहले, तो वो हाल्विंग के बाद क्या करेगा। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमें दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना पड़ेगा जो कि इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ स्पॉट ETFs। ये स्पॉट ETFs क्या चीज़ हैं और इससे बिटकॉइन की प्राइस में या डिमांड के अंदर क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखें, ETF समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर किसी भी कॉइन की प्राइसेस ऊपर कब जाती हैं, नीचे कब आती हैं, ये डिपेंड किस तरीके से करता है। ठीक है, तो जब आपको सेलर या बायर नज़र आएगा एक्सचेंजेस के ऊपर, तब आपको क्रिप्टो की प्राइसेस के अंदर वोलेटिलिटी नज़र आएगी। इसीलिए क्रिप्टो को कहा जाता है कि इट इज़ अ वोलेटाइल मार्केट। वजह क्या है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप $1000 का बिटकॉइन खरीदने के लिए जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ $10 का बिटकॉइन खरीदने, वी टू विल बी कंसिडर्ड एज द सेपरेट एंटिटीज हु आर इन डिमांड। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सेल कर रहा हूँ $10 का BTC, आप सेल कर रहे हैं $1000 का BTC, तो देयर विल बी कंसिडर्ड एज 2 सेलर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दिन में बेशुमार ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, कोई ज़्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से, और वो रजिस्टर्ड होती हैं उन एक्सचेंजेस के ब्लॉकचेन पे, जब रजिस्टर्ड होंगी तब तक आपको प्राइजेस के अंदर वॉलेटिलिटी नज़र आएगी। शेयर मार्केट के अंदर या फॉरेक्स के अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि उनके हमारे पास ऑलरेडी ETFs मौजूद है। ETFs क्या है, ये हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये हमारे पास एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं। हम डायरेक्ट एक्सचेंज के ऊपर नहीं जा रहे बिटकॉइन खरीदने, हम जा रहे हैं उनके पास बिटकॉइन के लिए परचेज करने के लिए। मैं $10 का बाय करने जा रहा हूँ, आप $1000 का बाय करने जा रहे हैं। तो स्पॉट ETF की वजह से होगा क्या, स्पॉट ETF हर किसी के पास मौजूद नहीं है। देयर आर सर्टेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हु आर रजिस्टर्ड, और ख़ाली उनको ही अलाउ है स्पॉट की ETFs को ट्रेड करना। ठीक है, तो हम उन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास जाते हैं, मैं बोलता हूँ मुझे $10 का चाहिए, आप बोलते हैं मुझे $1000 का चाहिए। वो बजाय उस चीज़ को एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने के, वो आपको एक साइन कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। हम जब बात करते हैं नोट एक्सचेंज की या करेंसी एक्सचेंज की, तो वो पीछे बैक कर रही होती है गोल्ड के ऊपर। तो हम डायरेक्टली अगर किसी को $100 या $100 हम किसी को दे रहे हैं, तो हम उसको ये बता रहे हैं कि आपको ये मैं $100 दे रहा हूँ, आप इस $100 का जाके गोल्ड ले सकते हो, जो कि स्टेट बैंक या उनके रिजर्व बैंक के पास मौजूद है। तो इसी तरीके से ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, ये करती क्या है ETF से, ये मुझे $10 का, अगर मैं $10 का BTC खरीदना चाहूँगा तो ये मुझे $10 का एक रसीद बना के दे देंगी। आप $1000 का लेने के लिए जाएंगे तो आपको $1000 की रिसीट बना के दे देंगे। ठीक है, अब आप उस रिसीट को किसी दूसरे से भी एक्सचेंज कर सकते हैं या अपने ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई और चीज़ खरीदनी है और उस चीज़ की जो कीमत है वो $1000 के बिटकॉइन के बराबर है, तो बजाय आप उनको $1000 देने के, आप उनको अपनी वो जो रिसीट आपके पास मौजूद है बिटकॉइन की, वो आप जाके उस
दूसरे बायर को दे सकते हैं और उससे अपनी ट्रेड कर सकते हैं कंप्लीट। अब आपकी जो रिसीट है वो उसके पास चली गई है दूसरे बंदे के पास, वो जाके उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी से अपनी चीज़ को कैश आउट कर सकता है। तो फ़ायदा इसमें ये होगा कि आप जितने भी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होंगी वो अब मैनेज कौन करेगा, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी करेगी। लेकिन एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने जितने भी उनके पास बिटकॉइंस मौजूद हैं उनके बिहाफ पे करेगी, वो पीछे ले जाके ब्लॉकचेन के ऊपर उस चीज़ को रजिस्टर नहीं करेगी। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि मार्केट के अंदर जितनी भी वॉलेटिलिटी है कि बिटकॉइन एकदम से रात में सोते हैं तो आप 64,000 है, सुबह सो के उठते हैं तो 70,000 क्रॉस कर गया, इतनी जो वॉलेटिलिटी होती है ये वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो सेलर और बायर है वो अब एक्सचेंजेस पे जाने के बजाय वो कहाँ पे आएगा, सीधा वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के पास आएगा। इस स्टॉक्स का जो पूरा जो एक नेटवर्क पूरी दुनिया में चल रहा है, फॉरेक्स का जो पूरी दुनिया में एक नेटवर्क चल रहा है, हमारे पास अब सेलर और बायर वहाँ पर आएगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाएगी। अब जब मार्केट वॉलेटाइल नहीं है तो मार्केट के वॉलेटाइल ना होने का फ़ायदा ये होगा कि जितने भी बाहर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या एंजल इन्वेस्टर्स हैं या बाहर के आम लोग हैं जो कि इस मार्केट में घुसने से डरते हैं, जो इस मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाने से डरते हैं, वो भी अब इस मार्केट के अंदर आना शुरू होंगे। तो जब बाहर की मार्केट से लोग आएंगे क्रिप्टो की मार्केट में बिकॉज ऑफ लेस वॉलेटिलिटी, और वो जब बाइंग करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास हमें नज़र आएगा कि कॉइन्स की डिमांड में इजाफा हो रहा है, तो फिर कॉइन्स की प्राइजेस में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सप्लाई जो है बिटकॉइन की वो लिमिटेड है। क्योंकि अब अगली हाल्विंग हमारे पास 4 साल के बाद है, तो अब तक जितने कॉइन्स बंद होने थे वो हो चुके हैं और उन्हीं के अराउंड सर्कुलेशन होगी। ठीक है, तो हमारे पास डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, हमारे पास सप्लाई कम हो जाएगी। तो डिमांड बढ़ने की वजह से हो सकता है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 2024 के अंदर ही हमारे पास बिटकॉइन 100K को सरपास कर जाएगा। तो ये दो मेजर वजूहात हैं जिसकी वजह से वी कैन से कि स्पॉट ETF विल बी द मेजर प्लेयर इन हाइकिंग द प्राइसेस ऑफ बिटकॉइन एंड वी माइट कैन सी द प्राइसेस ऑफ अराउंड 100K, और हो सकता है कि 150K को भी क्रॉस कर जाए। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बिटकॉइन की प्राइसेस हमारे पास कहाँ तक जाती हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड यू गेट सम इनसाइट अबाउट द क्रिप्टो मार्केट इवन इफ यू आर अ बिगिनर हियर, so consider liking this video and share it with the friends, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I will see you guys in the next one with some other information, and till then do not forget to say alhamdulillah for everything. Bye.